हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 41 ऑफ सीपीसी के सेकंड पार्ट का। इसमें सेकंड पार्ट में हम करेंगे प्रोसीजर ऑन हेयरिंग, देन जजमेंट इन अपील एंड देन डिक्री। ठीक है, तो अभी हम तीन पार्ट्स करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मतलब थर्ड मतलब इसका डी पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। हम प्रोसीजर ऑन हेयरिंग के बारे में करेंगे। हम लोग देखिए, इसमें जो है ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, सॉरी बहुत सारे रूल्स हैं इसके अंदर। तो हम लोग उसको एक तरह से डिवाइड कर करके करेंगे। तो इसके हम एक्चुअली ये लेआउट थोड़ा सा बड़ा है, इसको शॉर्ट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट। ठीक है, इस हिसाब से हमें करना है। अब हम इसे करते हैं, जूम आउट करते हैं ताकि आपको थोड़ा इसमें समझ में आए। प्रोसीजर ऑन हेयरिंग का जो रूल 1 है वो बोलता है राइट टू बिगिन। ठीक है, तो दिस इज द जज, ही इज सेइंग कि लेट्स बिगिन। ठीक है, राइट टू बिगिन होता है। राइट टू बिगिन के बाद क्या होता है, डिसमिसल ऑन देखिए अब बिगिन हो गया। बिगिन होने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें खारिज हो सकती हैं। यानी कि डिसमिसल ऑफ अपील फॉर एपिलेंट्स डिफॉल्ट। अपीलेट जो है, एपिलेंट जो है वो कुछ गलत करता है, ठीक है, उसकी वजह से। ये हो गया रूल नंबर 16, ये हो गया 17। 17 में उसने गलती की है। देन इसके बाद 18 तो रिपील हो गया है। देन 19 में है रीएडमिशन। क्या है, रीएडमिशन ऑफ अपील ऑन डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट हुआ है, यानी कि अगर डिफॉल्ट हुआ है तो रीएडमिशन हो सकता है। ठीक है, रीएडमिशन हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है, रूल नंबर 20, पावर टू एडजर्न हेयरिंग, एडजर्न करना हेयरिंग को, एंड डायरेक्ट पर्सन रीअपेयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पॉन्डेंट्स। अब देखिए 16, 17, 19 हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद जो हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे वो हो जाएगा रिस्पॉन्डेंट्स बनाना। क्यों, अब पहली पार्टी तो हो गई, अब रिस्पॉन्डेंट बनाना है, मेक रिस्पॉन्डेंट्स। अब इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्डेंट्स बनाना। 20 में क्या है, पावर टू एडजर्न हेयरिंग, हेयरिंग को एडजर्न कर दे, और डायरेक्ट पर्सन अपियरिंग इंटरेस्टेड, जो पर्सन अपियर हो रहे हैं इंटरेस्टेड, उनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स बनाना। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, री हेयरिंग ऑन एप्लीकेशन। री हेयरिंग किस चीज़ पे, ऑन एप्लीकेशन फॉर रिस्पॉन्डेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री मेड। एक्स पार्टी क्या हो गई, डिक्री हो गई। ठीक है, ये हो गया 22। देन हो गया अपॉन हेयरिंग रिस्पॉन्डेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री। सुनने के बाद रिस्पॉन्डेंट क्या करते हैं, डिक्री पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एज इफ ही हैड प्रिफर्ड सेपरेट अपील। अगर उसने एज इफ, कैसे, एज इफ कि उसने सेपरेट अपील प्रेफर की हो। ठीक है, तो उसी में आ जाएगा फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन। अब देखिए, ये हो गया एपिलेट से रिलेटेड, एपिलांट से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया रिस्पॉन्डेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो एपिलांट से रिलेटेड क्या है, चलो चलते हैं। फिर उसकी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि अब देखिए, आप कहीं जाते हो तो आपकी गलती, आप जैसे कोई चीज़ मांगते हो तो पेरेंट्स आपसे क्या करते हैं, मांगने के बाद बोलते हैं कि ठीक है ये तुमने गलती कर दी, अब तुम्हें सामान नहीं मिलेगा। तो एपिलांट जो है वो क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है कि अपील चाहिए उसे, फिर से एक बार देखो, वो कुछ काम करवाना, काम बढ़ा रहा है अपील के लिए। तो उसको क्या कर देंगे, तुमने छोटी सी अगर गलती की तो तुम्हारी जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, पर इसके बाद उसको एडमिट भी किया जा सकता है। ठीक है, रीएडमिट हो गई। अब क्या, रिस्पॉन्डेंट्स बनाने हैं। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट नहीं आया तो अब रिस्पॉन्डेंट से रिलेटेड कुछ 3 ऐसे रूल्स हैं कि रिस्पॉन्डेंट बनाने हैं, रिस्पॉन्डेंट नहीं आया तो चलो यार फिर से सुन लो। अब रिस्पॉन्डेंट क्या है, ऑब्जेक्ट करता है डिक्री पे, एज इफ कि उसको फिर से एक नए सूट की तरह करना होगा। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 22 तक। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये आपने किया 20, 22, 1 एंड 22। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आया। अब जो आता है वो जो पार्ट, उसको बोलते हैं रिमांड। ठीक है, रिमांड ऑफ केस बाय एपिलेट कोर्ट। रिमांड मतलब क्या होता है, रोक देना। ठीक है, रिमांड में ले लेना, रिमांड ऑफ केस बाय एपिलेट कोर्ट। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है रिमांड मतलब टू सेट बैक रेमिट और कंसाइन अगेन। ठीक है, सेंड बैक कर दिया। ठीक है, रिमांड यानी कि इसको सेंड बैक कर दिया। तो क्या, रिमांड ऑफ केस बाय एपिलेट कोर्ट। रिमांड कौन करेगा, एपिलेट कोर्ट कर सकता है। ठीक है, रिमांड इन अदर केसेस में। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना अंदर अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एविडेंस से रिलेटेड है। अब रिमांड क्या करती है, वापस भेज देना, वापस भेजना। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट पोर्शन, वो इधर ही कर देती हूँ मैं, इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, व्हाट एपिलेट कोर्ट कैन डू। अब एपिलेट कोर्ट क्या कर सकता है, या तो वापस भेज दे। दूसरा केस क्या हो जाएगा, वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट। अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो एपिलेट कोर्ट क्या कर देगा, डिटरमाइन केस फाइनली। ठीक है, केस फाइनली डिटरमाइन कर देगा, कब, रूल नंबर 24 में। देन क्या है, रूल नंबर 25 में, वेयर एपिलेट कोर्ट में फ्रेम इशूज एंड रिफर देम फॉर ट्रायल टू कोर्ट हुज डिग्री अपील्ड फ्रॉम। वापस कोर्ट में भेज देना, कैसे, क्वेश्चंस बना करके, इश्यूज बना करके। ठीक है, इशू बन गए,
अब 24 25 रूल हो गया। उसके बाद रूल 26 में बोलते हो फाइंडिंग्स एंड एविडेंस टू पुट ऑन रिकॉर्ड। फाइंडिंग एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पे डाल दो। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है और इसके बाद हाई कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड पे डाल दिया जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, रूल नंबर 26 है ऑर्डर ऑफ रिमांड टू मेंशन डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग। अब रिमांड जो है, ऑर्डर ऑफ रिमांड, ये इधर इधर लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिमांड रूल 27। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिमांड टू मेंशन डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग की जो है ना डेट मेंशन करेगा वो रिमांड। रिमांड वापस भेज दिया तो डेट बताओ, है ना। फिर इसके बाद क्या है, देखिए अभी आप एक बार किसी तरह कर लीजिए, मुझे पता है याद नहीं हो रहा होगा, ऐसे कैसे याद हो जाएगा, कुछ अता पता नहीं है, इधर उधर है सब चीज़, बट एक बार इसको देख लो कि इसमें इसके एम्बिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर इसको समझना आसान हो जाएगा, समझने के बाद इसे याद करना और आसान हो जाएगा। ठीक है। 27 तक हो गया। अब 28 और 29 दो ही बचे हैं। 28 है मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस, ये एविडेंस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस। ठीक है, मोड, इसके मोड के बारे में। देन 29 है पॉइंट्स टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, अब एंड में क्या आता है, पॉइंट्स टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड 29। ठीक है, 29 तक है। अभी इसके बाद और भी चीजें आती है, बट अभी जो है ना ये 29 तक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोसीजर ऑन हेयरिंग में आते हैं हम लोग। प्रोसीजर ऑन हेयरिंग में जो रूल नंबर 16 है क्या, राइट टू बिगिन। ठीक है, रूल नंबर 16, 17, 18 है नहीं, और 19 ये क्या है, एपिलांट से रिलेटेड। ठीक है, ऑन द डे फिक्स्ड क्या होगा, और ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजर्न्ड द एपिलेंट शैल बी हर्ड। एपिलेंट क्या है, सुनवाया जाएगा इन सपोर्ट ऑफ द अपील। ठीक है, द कोर्ट शैल देन इफ इट डज नॉट डिसमिस द अपील एट वंस हेयर द रिस्पॉन्डेंट अगेंस्ट द अपील एंड इन सच केस एपिलेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। ठीक है, अगर डिसमिस नहीं कर दिया जाता है, नॉट डिसमिस्ड है, तो क्या हो जाएगा, कौन रिपील करेगा, रिस्पॉन्डेंट अगेंस्ट द अपील को हियर किया जाएगा, और इसके बाद फिर रिप्लाई किया जाएगा। कौन रिप्लाई करेगा, ऑब्वियसली अपीलेंट रिप्लाई करेगा। किस लिए रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्डेंट ने जो बोला है उस चीज से रिलेटेड। अगर डिसमिस नहीं होता है तो ये पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अगर एक्सेप्ट हो जाता है, और इधर क्या है, डिसमिसल। ठीक है, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपीलेंट्स डिफॉल्ट। अब अपीलेंट ने डिफॉल्ट किया है, इसमें क्या है, वेयर ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजर्न्ड द अपीलेंट डज नॉट अपीयर। अपीलेंट क्या है, आता ही नहीं है, appellant does not appear and the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal is dismissed। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है, नथिंग इन दिस सब रूल शैल बी कंस्ट्रूड एज एम्पावरिंग द कोर्ट टू डिसमिस द अपील ऑन द मेरिट्स। नेक्स्ट है हेयरिंग अपील एक्स पार्टे। अब क्या है ना, अपील जो है एक्स पार्टे अगर हेयर कर दिए तो वेयर द अपीलेंट अपीयर्स एंड द रिस्पॉन्डेंट डज नॉट अपीयर द अपील शैल बी हर्ड। क्या, रिस्पॉन्डेंट डज नॉट अपीयर। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट को सुना नहीं जाता तो एक्स पार्टी हो जाएगा। अब 18 जो है वो हटा दिया गया। देन इसके बाद आता है 19, री एडमिशन ऑफ अपील डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। ऊपर क्या था कि मान लो अपीलेंट नहीं आता है या फिर रिस्पॉन्डेंट नहीं आता है, अपीलेंट नहीं आता है तो फिर पूरा ही के में खराब हो जाएगा, और रिस्पॉन्डेंट नहीं आता है तो क्या है ना कि एक्स पार्टी जो है आप सुन सकते हो। ठीक है, देन है 19 री एडमिशन। अब क्या है ना, डिसमिस हो गई है, डिसमिस होने के बाद क्या है, री एडमिशन होगा। वेयर एन अपील इज डिसमिस्ड अंडर रूल 11, रूल 11 में क्या है ना, डिसमिस हो गई है, सब रूल 2 और रूल 17 दोनों रूल्स में। ठीक है, द एपिलेंट में अप्लाई टू द एपिलेट कोर्ट फॉर द री एडमिशन। क्या है, अप्लाई एपिलेट कोर्ट पे री एडमिशन के लिए ऑफ द अपील, एंड वेयर इट इज प्रूव दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपेयरिंग व्हेन the appeal was called on for hearing or from depositing the sum so required, the court shall be re-admit the appeal on such term as to cost or otherwise as it thinks fit। ठीक है, इसमें सिंपली क्या चीज बताई गई है, एक सेकंड, आई थिंक ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसमें ये बोला गया है कि मान लो जो अपील है कि अपील जो है डिसमिस हो गई है। ठीक है, तो अब उसको रीएडमिट करवाना है, तो ये पहले तो प्रूव कराएंगे कि प्रिवेंट हो गया था, किससे, सफिशिएंट कॉज से, अपीयरिंग में या फिर डिपॉजिटिंग द सम, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, रीएडमिट करेगा अपील ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट। अब पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और किन किन सेक्शंस के अंदर, रूल्स के अंदर, रूल 11, रूल 17, रूल 11 का 2 और रूल 17। ठीक है, देन इसके बाद आता है 20 जो है रिस्पॉन्डेंट से स्टार्ट हो जाता है। 20 से कब, 20, 21, 22 जो मेन एज होती है ना एक इंसान की, उसमें रिस्पॉन्डेंट। मान लो अगर तुम मेन एज में तुम कहीं रिस्पॉन्डेंट ही बनते रह गए तो बड़ा ही खराब होगा।
Then rule number 20, power to adjourn hearing and direct persons appearing interested to be made respondents. ठीक है, डायरेक्ट करना है persons को appearing interested. ठीक है, where it appears to the court at the hearing that any person who was a party to the suit, ठीक है, party to the suit in the court from whose decree the appeal is preferred but who has not been made a party to the appeal, ठीक है, not been made party is interested in the result of the appeal, the court may adjourn the hearing to a future date to be fixed by the court and direct that such person be made respondent. डायरेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, नो इसमें सिंपली बस ये जो ग्रीन ग्रीन किया है ना, पार्टी टू द सूट, ठीक है, नॉट बीन मेड अ पार्टी, इंटरेस्टेड है तो क्या कर देगा कोर्ट, डायरेक्ट किस चीज़ के लिए, मेक हिम अ फ्यूचर रिस्पॉन्डेंट, मेक हिम अ रिस्पॉन्डेंट. नेक्स्ट है, नो रिस्पॉन्डेंट शैल बी एडेड अंडर दिस रूल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड अलाउज दैट टू बी डन ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट एट इट थिंग्स फिट. क्या है, नो रिस्पॉन्डेंट, कोई भी रिस्पॉन्डेंट है वो ऐड नहीं किया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी पे एडेड नहीं होगा. ठीक है, ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन. अब देखो कोर्ट ही कर सकता है जो भी चीज़, अगर एक्सेप्शन में फॉलो होती है कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, भैया आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाओ. देन है रूल नंबर 21. अब देखिए रिस्पॉन्डेंट जो है, इसमें तो क्या है, रिस्पॉन्डेंट जो है इंटरेस्टेड है और वो आना चाह रहा है. इसमें क्या है, रिस्पॉन्डेंट ही नहीं आया पर वो आना चाह रहा है. इसमें रिस्पॉन्डेंट को बताया नहीं है, इसमें बताया है और ऑर्डर भी दे दिया और वो आया नहीं है. एक बार देख लेते हैं, सिंपल हो जाएगा. Where an appeal is heard ex parte and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the appellate court. Apply to the appellate court to rehear the appeal, and if he satisfied the court that the notice was not duly served. किस चीज़ की वजह से notice was not duly served? इसमें तो क्या है, उसको पार्टी नहीं बनाया है. इसमें क्या है, पार्टी बना दिया पर तुमने उसको नोटिस ही नहीं दिया है. He was prevented by sufficient cause. ठीक है, prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing and the court shall rehear the appeal on such term as to cost otherwise. कॉस्ट वगैरह देखिए, अगर जिस भी चीज़ में ले सकते हैं ना वो ले लेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, तो रूल नंबर 20 में हम क्या लिखेंगे, रूल नंबर 20 में पार्टी ही नहीं बनाया, इसमें 21 में नोटिस नहीं दिया. ठीक है, देन आता है रूल नंबर 22. Upon hearing, respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal. ठीक है, any respondent, though he may not have appealed from any part of the decree, may not only support the decree but may also state that the finding against him in the court below, in respect of any issue, ought to have been in his favor. क्या है, फाइंडिंग जो है ऐसी आनी चाहिए, उसके फेवर में आने चाहिए. ठीक है, एंड मे ऑल्सो टेक एनी क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द डिक्री विच ही कुड हैव टेकन बाय वे ऑफ अपील प्रोवाइडिंग ही हैज़ फाइल्ड सच ऑब्जेक्शन इन द एपिलेंट कोर्ट विद इन 1 month. ठीक है, कितने टाइम में, 1 month में. ठीक है, 1 महीने में उसे क्या है ना अपील कर देनी होगी. फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑन हिम और हिज प्लीडर, देखो अपील पे अपील किया है इसने. ठीक है, ऑन हिज प्लीडर ऑफ नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग द अपील और विद इन सच फर्दर टाइम एज द अपीलेट कोर्ट मे सी फिट. देखिए नया तुम डाल सकते थे, सेपरेट अपील कर सकते थे, पर तुमने सेपरेट अपील नहीं की, तुमने इसी में कर दिया पैसा वैसा दे करके 1 महीने के अंदर. ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, अ रिस्पॉन्डेंट अग्रीव्ड बाय अ फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन द जजमेंट ऑन विच द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट इज बेस्ड मे अंडर दिस रूल. वो इस रूल में क्या कर देगा, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा. क्रॉस ऑब्जेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिक्री इन सो फार एज इट इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग नॉट विथ स्टैंडिंग दैट बाई रीजन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन एनी अदर फाइंडिंग. अब देखो पढ़ लेना है इसको. ठीक है, सेकेंड है इसमें फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्शन एंड प्रोविजंस एप्लीकेबल देयर टू. अब देखो फॉर्म हमने उसके बारे में भी पढ़ा था, एपीलेट कोर्ट में अपील करनी होगी तो एप्लीकेंट जो है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो भी फॉर्म भरेगा. अब देखो इसमें भी अगर ये है कि ये अपील पे अपील कर रहा है तो क्या है, फॉर्म भरेगा. तो इसके फॉर्म के बारे में, सच क्रॉस ऑब्जेक्शन, किस चीज़ के, क्रॉस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अपील होती है वैसे ही. एंड द प्रोविजंस ऑफ द रूल 1 सो फार एज दे रिलेट टू द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम. देखो मेमोरेंडम ऑफ अपील हमने किसमें पढ़ी है, रूल नंबर 1 में पढ़ा है. वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ अपील ऑन अपील, ये भी मेमोरेंडम ऑफ अपील की तरह ही भरेगा. ठीक है, वेयर इन एनी केस विच क्लॉज 4 है, where in any case in which any respondent has under this rule filed a memorandum of objection. क्या है, memorandum of objection अगर उसने फाइल किया है, the original appeal is withdrawn or is dismissed for default. The objections so filed may nevertheless be heard and determined after such notice to the other parties as the court thinks fit. ठीक है,
ऑब्जेक्शन जो है वो हर्ट किया जाएगा। देन 5 में है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल अप्लाई टू एन ऑब्जेक्शन अंडर दिस रूल। अब इंडिजेंट पर्सन तो हम समझ रहे हैं इंडिजेंट पर्सन कौन है, जो पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, उससे रिलेटेड है। देन इसके बाद हम जो है ना इसके थर्ड पार्ट में आते हैं, रिमांड। रिमांड से रिलेटेड क्या है, 23, 24, किस किस में आता है, 27 में आता है, ठीक है, 23, 24 एंड 27, ठीक है। 23 में आते हैं हम लोग। 23 है रिमांड ऑफ केस बाय एपेलेट कोर्ट। अब वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री एन अपील इज प्रिफर्ड हैज डिस्पोज्ड ऑफ द सूट अपॉन अ प्रीलिमिनरी पॉइंट। क्या है, डिस्पोज सूट अपॉन अ प्रीलिमिनरी पॉइंट एंड द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील। अब देखो डिक्री आई है वो प्रीलिमिनरी पॉइंट पे आई है, ठीक है, और डिक्री जो है रिवर्स हो जाती है अपील पे। द एपिलेट कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट बाय अदर थिंग्स फिट बाय ऑर्डर रिमांड द केस, ठीक है, एंड मे फर्दर डायरेक्ट व्हाट इशू और इशू शैल बी ट्राइड इन द केस सो रिमांडेड एंड शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट ऑन ऑर्डर टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड विच डायरेक्शंस टू री एडमिट। क्या है, विच डायरेक्शंस टू री एडमिट the suit under its original number in the register of the civil suit and proceed to determine the suit and the evidence recorded during the original trial। देखिए एपिलेट कोर्ट देखता है कि अरे यार ये तो बड़ा आधा अधूरा केस आया है, ठीक है, तो वो अब और फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी पॉइंट पे आया है, ठीक है, एंड द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील। डिक्री क्या है, वो अपील पे रिवर्स हो जाती है। तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, अगर उसे सही लगता है तो ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर रिमांड, ठीक है, ऑर्डर रिमांड कर सकता है। रिमांड यानी कि वापस भेजो इसको, भैया पूरा करके दो तब हम करेंगे। आप जैसे फॉर्म नहीं आधा अधूरा भर देते हो तो उसको वापस भेज देते हैं ना लोग कि ठीक है आप वापस भेजो, करो उसको, उसके बाद फिर आपको ये मिलेगा। तो दिस इज सिमिलर टू दैट, ठीक है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, 23A रिमांड इन अदर केसेस, ठीक है। 23A में आते हैं हम लोग रिमांड इन अदर केसेस। रिमांड इन अदर केसेस में क्या है, वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रिफर्ड हैज डिस्पोज्ड ऑफ द केस otherwise than on a preliminary point and the decree is reversed in appeal and a retrial is considered necessary, the appellate court shall have the same power as it has under। अब देखो रीट्रायल जो है ना, रीट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रिफर्ड हैज डिस्पोज ऑफ द केस अदरवाइज देन ऑन प्रीलिमिनरी। अब देखिए प्रीलिमिनरी पॉइंट पे तो नहीं पर किसी और पॉइंट पे डिस्पोज कर दिया है, और डिक्री क्या है, रिवर्स। अब देखिए 23 और 24 में क्या है ना, रिवर्सल ऑफ डिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल ऑफ डिक्री इन अपील। रिवर्सल ऑफ डिक्री इन अपील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर रिवर्सल हो रहा है तो ठीक है आप वापस भेज दो ताकि वो पूरा करके लाएं, और इसकी जो पावर्स होंगी वो 23 जैसी होंगी, ठीक है। डायरेक्शंस किस चीज़ के लिए, रीएडमिशन के लिए। देन आते हैं 24 रूल नंबर पे। 24 रूल में बोला गया वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट एपिलेट कोर्ट में डिटरमाइन केस फाइनली। अब ये कौन से पॉइंट पे आता है, ये एविडेंस वाले पॉइंट पे आता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। किसमें, 24, 25, 26, ठीक है, इसमें हम लोग एविडेंसेस से रिलेटेड पढ़ते हैं। क्या है, वेयर द एविडेंस अपॉन द रिकॉर्ड सफिशिएंट, एविडेंस सफिशिएंट है टू इनेबल द एपिलेट कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट। द एपिलेट कोर्ट में आफ्टर रीसेटलिंग द इशू, रीसेटल करेंगे इशू, इफ नेसेसरी फाइनली डिटरमाइन द सूट। क्या करेंगे, फाइनली डिटरमाइन करेंगे सूट को, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड हैज प्रोसीडेड होली अपॉन सम ग्राउंड अदर देन दैट ऑन विच द एपिलेट कोर्ट प्रोसीड्स। कुछ नहीं और समझना है, बस इतना ही समझना है, ठीक है, किसी सम ग्राउंड पे। वेयर अपीलेट कोर्ट, देखिए रूल नंबर 25 पे आ गए हैं, ठीक है। क्या है, वेयर अपीलेट कोर्ट में फ्रेम इशूज वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड हैज ओमिटेड टू फ्रेम और ट्राई एन इशू। क्यों ओमिटेड कर दिया है, अब देखिए वो वही काम बोलेंगे ना जो भूल गए हैं करना या उन्होंने नहीं किया है। और टू डिटरमाइन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है, डिटरमाइन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच अपीयर्स टू द अपीलेट कोर्ट एसेंशियल टू द राइट decision of the suit upon the merits. The appellate court may, if necessary, frame issues and refer the same for trial to the court from whose decree the appeal is preferred, and in such case shall direct such court to take the additional evidence required। अब इसमें क्या है ना, additional evidence भी ले सकते हैं वो, ठीक है, and और चीजें, and such court shall proceed to try such issue and shall return the evidence to the appellate court together with its finding thereon
एंड द रीजंस देयरफॉर विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द एपिलेट कोर्ट। क्या है, वो जो कोर्ट है प्रोसीड करेगा, ट्राई करेगा, उस इशू को रिटर्न कर देगा एविडेंस किसको, एपिलेट कोर्ट को, अगर एडिशनल एविडेंस लिए गए हैं तो, अदरवाइज नहीं। देन रूल नंबर 26, रूल नंबर 26 में क्या है, फाइंडिंग्स एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए ये रिकॉर्ड वाला कोर्ट है तो इसको क्या है ना, रिकॉर्ड पे रख लिया जाएगा। 24, 25, 26, 24, 25 में जो भी हुआ उसकी फाइंडिंग्स जो है रिकॉर्ड पे। क्या है, ऑब्जेक्शंस टू फाइंडिंग, एक और चीज है इसमें, पर इसमें पहला वाला है, सच एविडेंस एंड फाइंडिंग शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इन द सूट एंड ईदर पार्टी में विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द एपिलेट कोर्ट प्रेजेंट अ मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस टू एनी फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स क्या है, रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, बट क्या है, अगर किसी को लगता है कि ठीक है ये फाइंडिंग सही नहीं है तो मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन इसमें कर सकते हैं किसी फाइंडिंग के लिए। इसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अपील, ये इसी का सब रूल है। After expiration of period so fixed for presenting such memorandum, the appellate court shall proceed to determine the appeal. Appellate court क्या करेगा, proceed करेगा किस चीज़ के लिए, to determine that appeal। ठीक है, एक्सपायरी हो जाएगी पीरियड की for presenting such memorandum, फिर भी क्या करेगा, appellate court shall proceed to determine the appeal। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो इसके बाद क्या है कि appellate court क्या कर देगा, डिटरमाइन कर देगा अपील को। ऑब्जेक्शंस वगैरह आप थोड़ी देखने होंगे क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया। देन इसके बाद आता है रूल नंबर 26A, इसमें आता है ऑर्डर फॉर रिमांड टू मेंशन डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग। ठीक है, 26A जो है वो एक तरह से एक्सटेंशन की तरह जोड़ लिया गया है, ऑर्डर ऑफ रिमांड टू मेंशन डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग। अब देखिए रिमांड है 26A, 26A किस में आ जाता है, उसमें आ जाता है, सॉरी 26A आ जाता है हमारा इसमें रिमांड में। ठीक है, 26A तो हम लोग उसको रिमांड में करेंगे। रिमांड में क्या है कि एपिलेट कोर्ट रिमांड्स अ केस अंडर रूल 23 और 23A और फ्रेम इशूज एंड रिफर देम फॉर ट्रायल अंडर रूल 25। ठीक है, 25 में ट्रायल हो जाएगा। इट शैल फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील वॉज प्रिफर्ड फॉर द पर्पज क्या है, रिसीविंग द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट एज टू फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द सूट। देखो इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिमांड, देखिए इसमें ना जो है ना डेट और ऑफ नेक्स्ट हियरिंग जो है मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग क्यों, अब देखिए रूल 23 है, रूल 23A है, रिमांड में भेज दिया तुमने, वापस भेज दिया। ठीक है, फ्रेम इशू कर दिए किसमें, 25 में। तो इसके बाद क्या करना है, इट शैल फिक्स द डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील वॉज प्रिफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ। अब देखिए एपिलेट कोर्ट के पास अगर आपने भेजा है तो फिर इसके बाद डेट भी तो करनी होगी, आएंगे तो एपिलेट कोर्ट पे ही ना, वापस उस कोर्ट पे थोड़ी चल जाएंगे। किस चीज़ के लिए, रिसीविंग द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट एज टू फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द सूट। अब देखिए आप ए ऑफिस में गए हैं, आपको भले ही बी ऑफिस से काम हो, पर आप किसके पास गए हैं, ए ऑफिस के पास गए हैं, तो वो बी ऑफिस भेजना है उस इंसान को। ए ऑफिस जो है उनकी डॉक्यूमेंट भेज सकता है पर उन इंसानों को नहीं भेज सकता, उनको जो है लोगों को ए ऑफिस पे ही जाना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि यार हमारा काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, देन इसके बाद है रूल नंबर 27। ठीक है, 26 जो था वो आ जाता है रिमांड पे। ठीक है, किसके अंडर, 23 और 23A के साथ। देन आते हैं हम लोग रूल नंबर 27 में। ठीक है, 27 क्या बोलता है, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एपिलेट कोर्ट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, एडिशनल एविडेंस का प्रोडक्शन। अब हमने ये पढ़ा था इसमें। इसके बाद इसके मोड से आ जाते हैं, मोड आ जाएगा 28 में। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, द पार्टीज टू एन अपील शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री इन द एपिलेट कोर्ट। जनरली क्या होता है, एपिलेट कोर्ट पे आप जो है एडिशनल एविडेंस नहीं दे सकते हो, जितने एविडेंस है बस वही एडमिट होंगे। बट तभी दे सकते हो, बट ये जो है बट में आ गया, तो बट में क्या लिखेंगे आप, द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस। क्या है, डिक्री जिसने दी है, रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड, जिसको एडमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, द पार्टी सीकिंग टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस एस्टैब्लिशेस दैट नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस सच एविडेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम व्हेन द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट वाज पास्ड। क्या है, पार्टी जो है एडिशनल एविडेंस जिसको देना है स्टैब्लिशेस, वो स्टैब्लिश करती है कि नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस सच एविडेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज। एविडेंस जो है नॉलेज में ही नहीं था। ठीक है, तो फिर वो कैसे, अरे यार ड्यू डिलिजेंस लगा दी, सब कुछ सही से काम किया, पर फिर भी जो है एविडेंस उनकी नॉलेज में नहीं था, वो बाद में आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट है डी, द एपलेट कोर्ट रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और एनी विटनेस टू बी एग्जामाइंड टू एनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट और फॉर एनी अदर सब्सटैंशियल कॉज। अब एपलेट कोर्ट ही बोल रहा है कि भैया हमें दे दो, किसी बता दो, कुछ ऐसे कर दो कि हमें विटनेस चाहिए, एपलेट कोर्ट रिक्वायर्स, ठीक है। द एपलेट कोर्ट में अलाउ सच एविडेंस और डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और विटनेस टू बी एग्जामाइंड wherever additional evidence is allowed to be produced by an appellate court, the court shall record the reasons for admission, ठीक है। रीजन फॉर एडमिशन अगर कोर्ट ने, एपलेट कोर्ट ने अलग से लिया है तो। कमेंट्स जरूरी नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। देन लास्ट के 2 रूल्स बचे हैं, क्या है, मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस। मोड, अब एडिशनल एविडेंस के जो मोड हैं, ठीक है, पहले तो प्रोडक्शन था, बोलो उसको, अब उसको दो के कैसे, कोर्ट ने तो बोल दिया कि हमें दो, अब उसको दो के कैसे। वेर एवर एडिशनल एविडेंस इज अलाउड टू बी प्रोड्यूस्ड द एपलेट कोर्ट में इधर टेक सच, एपलेट कोर्ट जो है में इधर टेक सच एविडेंस और डायरेक्ट द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील इज प्रिफर्ड और एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, डायरेक्ट करेंगे कोर्ट डिग्री वाले को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को टू टेक सच एविडेंस एंड टू सेंड इट व्हेन टेकन टू अपीलेट कोर्ट। अब देखो कौन ले सकता है एविडेंस, कोर्ट ले सकता है, तो कौन लेगा, इधर कोर्ट ही लेगा। अब या तो अपीलेट कोर्ट लेगा, या तो जिस कोर्ट ने डिग्री दी है वो लेगा, या तो उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट लेगा, सिंपल। देन 29 रूल है, वो बताता है पॉइंट्स टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। क्यों, अब वेयर एडिशनल एविडेंस टू डायरेक्ट और अलाउड टू बी टेकन द अपीलेट कोर्ट शैल स्पेसिफाई द पॉइंट्स टू विच द एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड रिकॉर्ड ऑन इट प्रोसीडिंग्स द पॉइंट्स टू स्पेसिफाइड। क्या है एडिशनल एविडेंस, क्या है, डायरेक्ट करता है, अलाउ, डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन द अपीलेट कोर्ट शैल स्पेसिफाई, appellate court shall specify points to which the evidence is to be confined, ठीक है। क्या है ना, इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब जजेस क्यों, पूरी चीज़ देखें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक यू। अभी ये इसका सेकंड पार्ट है, अब इसका थर्ड पार्ट हम आगे आओगा, आप देख लीजिए। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कि यार एक ही ऑर्डर है तब भी इतना लंबा हो रहा है, बट कई सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो एक ही वीडियो में 5-5 मिनट्स में कवर हो जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली वो बड़ी होंगी तो उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आलस छोड़ करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।